सो हेलो एवरीवन। ये GS2 का माइक्रो थीम्स है, जो कि आज तक यूपीएससी ने पिछले 2013 से लेकर 2025 तक इन सब माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारे माइक्रो थीम्स पे को अच्छे से समझने का और उस पर एक रेडीमेड मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अगर हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जान लें, मीन्स अगर इस टॉपिक से पूछा है, अगर दोबारा कभी पूछता है, तो हमें एटलीस्ट इतना कंटेंट तो 6 मिनट के अंदर वहाँ पे लिख के आना है। क्योंकि परफेक्ट आंसर तो कुछ होता नहीं है, बट अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होता है और आपको समझ में आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हेल्प हुई इस वीडियो से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो पहला टॉपिक ये GS2 का हम लोग लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से अभी तक क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक यूपीएससी ने, 2021 में पूछा था GS2 में, और 2025 में। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, आसान तरीके से समझेंगे हम लोग और आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि इतने आसान तरीके से समझाऊंगा मैं कि आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, इतना तो कर सकते हैं अगर दोबारा से कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो ये मेरे जो नोट्स है, ये मैंने बहुत सारे कोचिंग से पढ़ के ही एक बनाया है। तो किसी कोचिंग मटेरियल में अगर सेम मटेरियल मिल जाए तो उतना सोचना नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली होता क्या है और आपको क्या समझना है इससे। सबसे पहले जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आप इसको तोड़िए आसान भाषा में, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मोरालिटी है, ठीक है। तो मोरालिटी का मतलब क्या होता है? मोरालिटी का मतलब होता है ना कि समाज में क्या चीजें हैं जो कि जिस हिसाब से समाज चलना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट मोरल्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे जिससे अपहेल्ड रहता है सोसाइटी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरीके से अब अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें जो जो मतलब इंटैक्ट करके रखता है। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि हाँ, मोरालिटी इन द सेंस अगर सोसाइटी को बांध के रखता है तो सोसाइटी को कैसे चलाना है, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दिया गया है जो मोरल है, और जिससे सोसाइटी अगर चले तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि वीकर सेक्शन को मदद मिलेगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, इक्वालिटी प्रमोट होगा, पावर रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना होगा। बेसिकली यही कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो हम लोग आते हैं कि हाँ, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये एक लाइन तो एग्जाम में लिखना ही लिखना है कि द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर अब हम लोग को टाइम है 6 मिनट का, अगर हम लोग को इसका आंसर लिखना है तो हमारे पास क्या हो सकता है? हम लोग छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिख दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाँ, ये देखो कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे कि जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसको अपहोल्ड करना है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, इस मतलब इसको याद कर लेना अपने को कि इट मींस अडेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल, इथोस एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ कानून, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कोई लॉ बनाया गया है तो उसको देखा जाए, नहीं। आपको ये सारे कोर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना ही रखना है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के वे में चलता है तो उसको उसको एक कोर प्रिंसिपल को एडहेर करना पड़ेगा, उसके इथोस को, उसका स्पिरिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस स्पिरिट में क्या बोल सकते हैं कि सबको बराबर का हक मिले, सबको आज़ादी हो, सबको इक्वालिटी हो, सबको जस्टिस हो। तो ये तो मतलब याद रखना बहुत ही आसान है कि ये तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आता है तो आपको इसका तुरंत मीनिंग दे देना है, ये चीजें। अब अगर आप सोचो कि इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ये तो आप एग्जाम में सोचोगे भी नहीं कि हाँ यार ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने नोट्स में दे दिया है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई डीपीएसपी कैसे, इस चीज को, इसमें क्या रिलेशन है बेसिकली डीपीएसपी और वगैरह में। तो आप ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा है तो उसमें एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? सोशल जस्टिस का बात करता है। तो स्टेट को ना सोशल, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, यही होता है आर्टिकल 38 में। तो अगर ये कैसे होगा, मतलब अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, तो यही तो इसका कोर प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका कोर प्रिंसिपल हुआ कि नहीं?
तो बोल सकते हैं ना कि डीपीएसपी में ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आर्टिकल तो हो गया आपको कि हाँ ठीक है, एक आर्टिकल 38 हो गया। आप आर्टिकल 39 देखो, आपको 38 आर्टिकल 39 में क्या बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं होने देना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर बोल रहा है कि स्टेट का ड्यूटी है कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो यहां पे भी तो इसका कोर प्रिंसिपल इक्वालिटी आ रहा है। उसी तरीके से आप देखना, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 46, आपने सुना होगा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, SC ST वीकर सेक्शन के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये होता है। बिल्कुल, तो यहां पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ठीक है, आप वीकर सेक्शन को, SC ST को, वीकर सेक्शन को आपको एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट देना है, तो बिल्कुल आप डीपीएसपी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से और भी डीपीएसपी है जो कि इसके इथोस को रिफ्लेक्ट होता है, उसके इथोस इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। अब जैसे एक और मेरे ख्याल से एक और होता है, जैसे शायद आर्टिकल 51 भी होता है, जिसमें इंटरनेशनल पीस के बारे में होता है। तो वो भी फ्रेटर्निटी की तरफ आपको लेके जाता है कि हाँ ठीक है, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस होना चाहिए। तो इसमें भी एक रिलेशन आप कर सकते हो कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उस इन दोनों में क्या रिलेशन है। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है, अगर आप इसका आर्टिकल 51A देखे हुए, तो उसमें क्या बोला है कि हाँ यार इसमें ये होना चाहिए यार, मतलब उसमें क्या बात करता है, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब जैसे नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का आपको रिस्पेक्ट करना है। उसी तरीके से आप देखोगे आर्टिकल 51AE, वो क्या कहता है, उसमें होता है कि आर्टिकल 1A में कहता है ना, हार्मोनी प्रमोट करना चाहिए, और डिफरेंसेस जो है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस है उसको कम करना चाहिए। तो ये सारे तो इसी से लेके आ रहे हैं ना, इसके कोर इथोस में तो आ रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज को हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो बस हम लोग एक छोटा सा ये दे दिए कि ये रिफ्लेक्ट करता है, तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, अब आपको इसके की डायमेंशंस पता होने चाहिए कि की डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसके पे खड़ा है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो ये चीज आप होल्ड कर ही नहीं सकते। अगर ये कुछ चीजें ना हो तो इसके की डायमेंशंस क्या होंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो की डायमेंशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर इस चीज को अपहोल्ड करना है, ये सारी चीजें, तो आपको रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना। अगर आप सुप्रीमेसी ऑफ लॉ करोगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, तब आप इस चीज को क्या कर सकते हो, अपहोल्ड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, अगर सारे लोग पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी हो रहा है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो रहा है, बन रहा है, तब आप जाके इन सब चीजों को अपहोल्ड कर सकते हो। उसी तरीके से एक और डायमेंशन हो सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप यहाँ पे देखो लिबर्टी दिया हुआ है कि भाई लिबर्टी होना चाहिए, ठीक है, इसका कोर प्रिंसिपल है। तो आपको ये सेफगार्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स, ये सारे आर्बिट्री एक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये इसका एक डायमेंशन हो गया। ये आपको याद रखने हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, अगेन आप रिलेट कर सकते हो। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग सब्सटेंटिव इक्वालिटी, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात है या फिर वीकर सेक्शन को सपोर्ट करने की बात है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आप यहाँ से वापस से रिलेट कर सकते हो इस जगह से। उसी तरीके से और इसका क्या हो सकता है कि सबसे मेन होता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आपको जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करना है, उसके कोर इथोस को, तो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कोर्ट अपने हिसाब से फ्री एंड पॉलिटिकल, बिना फ्री एंड मतलब इम्पार्शियल हो पाए, फ्री हो पाए, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, तब वो इस चीज को अपहोल्ड कर सकता है ना। एट द लास्ट आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना, अगर किसी चीज का वायलेशन होता है आपको तो। करेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट, अगर हम लोग को देखना है तो लास्ट हम लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियरी का ही काम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। तो वो मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस और स्पिरिट के फॉर्म में अगर उस चीज को इंटरप्रेट करता है, तभी तो आप इस चीज को अपहोल्ड कर पाओगे। और अगर जुडिशियरी ही नहीं करे तो मीन्स फिर तो बहुत, फिर आप इन सारे प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं है, अगर जुडिशियरी चीज को अपहोल्ड ना करा पाए तो।
अब हम लोग आते हैं कि अगर मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आता है तो ये सारे की डायमेंशंस तो आपको फिर भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इनसे लिंकेज, आप मीनिंग आपको पता होगा तो आप सारी ये डायमेंशंस लिख दोगे। मेन आता है इसका लैंडमार्क जजमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना ही चाहिए। ये 4-5 है, ये 4-5 से ज्यादा आप 6 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर, या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मिनट के अंदर आप इससे ज्यादा लिख भी नहीं सकोगे। तो बेसिकली आपको ये 5 तो याद होने चाहिए, पहला है। और इससे आप देखना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया है इस लैंडमार्क जजमेंट से। पहला आता है, ये आपको याद रखना है, वो ये है कि ये नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 ये केस। इसमें दिल्ली कोर्ट ने क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377, इस मींस, एक सेकंड, सेक्शन 377 जो सेक्शन 3 होमोसेक्सुअलिटी को पहले क्राइम मानता था, ठीक है, कि हाँ मतलब होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्राइम होता है। तो गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब उसने कहा कि मतलब उस जजमेंट में ये कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में, कि गवर्नमेंट प्राइवेटली अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इक्वालिटी और डिग्निटी देता है, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो अगर तो फिर कोर्ट, मतलब सिंपल सा अगर समझें तो कोर्ट ने क्या फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसने ये नहीं फॉलो किया कि भाई पुराने जमाने से क्या चले आ रहा था, क्या प्रेजुडिसेस थे। उसने फॉलो किया कि नहीं, एक प्राइवेट लाइफ किसी का है तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करता है, कर सकते हैं वो। अगर तो आप किसी के प्राइवेट लाइफ को वायलेट कर रहे हो तो आप क्या वायलेट कर रहे हो बेसिकली, आप किसी का आप इक्वालिटी, डिग्निटी, इन सब चीजों को वायलेट कर रहे हो ना। आप अगर किसी के प्राइवेट चीजों में जा रहे हो, आप उसकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो। तो इस चीज को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्शन 377 को, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा केस हुआ, आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जजमेंट आपको देना ही देना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि फाइनल जजमेंट देके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया यहाँ पे। इससे क्या अपहेल्ड किया इन्होंने, डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ एलजीबीटीक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि सारे सिटीजन डिजर्व करते हैं कि उनके पास डिग्निटी होना चाहिए एक जीने का। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड किया गया है, जो भी उसके इथोज हैं। एक आता है सबरीमाला केस, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी लोगों को पता है, ये तो याद ही रहता है, ये तो हम लोग को लिखना ही है। इसमें क्या था कि 10 से 50 साल की जो लड़कियां थी उनको एंट्री बैन था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हटा दिया। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या अपहेल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कैसे अपहेल्ड किया, यहाँ पे क्या बोला, इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो पुराने जमाने के प्रेजुडिसेस या रूल्स जो फॉलो होते आ रहा था वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, यही होगा। तो इतना तो आपको क्लियर है इन सारी चीजों से। तो ये 3 केस तो आपको किसी भी हाल में इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आता तो ये तो डालना ही है। आपको टाइम मिला तो आपको ये भी डालना है। अब जैसे इसमें क्या है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में इसने एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज किया, अपहेल्ड किया जेंडर इक्वालिटी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को। इसका मतलब पहले क्या था कि लोग ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोग कहते थे कि जो पत्नी है वो पति की प्रॉपर्टी टाइप है, ये प्रेजुडिसेस थे। बट अभी क्या किया इस जजमेंट के बाद कि हाँ, अगर किसी का अफेयर होता है बाहर तो उसको पूरा बॉडीली ऑटोनॉमी उसके पास है, उसको जो करने का माने वो कर सकती है। मतलब इस केस में मतलब ऐसा दिखाया है पति की प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों एक अलग इंडिविजुअल है, तो दोनों के पास अपने एक राइट्स है, ठीक है। तो इसीलिए एडल्ट्री को, अब चूंकि ये पुराने प्रेजुडिसेस के हिसाब से तो ये गलत है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया, अगर आपसे पूछा जाए तो, कि भाई दोनों इक्वल इंडिविजुअल है, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी को अपहोल्ड किया गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ये बहुत अच्छा सा केस जजमेंट हो सकता है जो कि आपको देना है। अब आते हैं केएस पुत्ता स्वामी, ये वाला केस 2000, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंडर में डाला गया था 2000, आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ये अब एक तरीके का फंडामेंटल राइट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई जैसे फोन डाटा किसी का पर्सनल डिसीजन है, कोई अननेसेसरी, मतलब किसी का भी डाटा, उसमें स्टेट अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसमें भी क्या अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड किया गया कि नहीं, आप किसी के मतलब पर्सनल डाटा, पर्सनल डिसीजंस पे अननेसेसरी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं।
लेकिन अभी तक जितना हम लोग समझे, इसमें हम लोग क्या समझे, जो सब मतलब जो भी चीजें अभी हम लोग पढ़े उसमें क्या हम लोग को समझ में आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वैल्यूज होते हैं, ठीक है। करेक्ट। ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल प्रीजुडाइसेस या फिर ओल्ड ट्रेडिशंस। मतलब अभी तक जो ये हम लोग तो यही समझा ना, ये सारे जजमेंट से यही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी कहीं पे साइड में एक डायग्राम बना के आ सकते हो, या ये लाइन लिख सकते हो, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लिखा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सोशल प्रीजुडाइसेस से या फिर ओल्ड ट्रेडिशन से, ठीक है। अब इससे कुछ क्रिटिसिज्म भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है और जुडिशियल सब्जेक्टिविटी है। मतलब हो सकता है किसी के लिए कुछ चीज ओपन एंडेड है ना, कॉन्सेप्ट मे लीड टू जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशरी चाहे तो इसमें मतलब जुडिशरी ये एक तरह का इशू भी है कि जुडिशरी ओवर रीच कर देता है। और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है कि अगर 7 बेंच जजमेंट बैठा तो 4:3 का जजमेंट पास हो जाए। तो ये हो सकता है 4 लोग इसको अपहोल्ड कर दे, 3 ना भी करे, तो आप ये 4 को मानोगे, 3 को नहीं मानोगे। तो ये है, इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन तो है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट विद पॉपुलर मोरालिटी। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सिंपल सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अराइजेस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपोजेस सोसाइटल बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन। बिल्कुल, अभी हम बताए थे यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही अपहोल्ड करेगा, इन सब चीजों को अपहोल्ड, मतलब वो सोसाइटल बिलीफ्स और ट्रेडिशन पे नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो आप ये लिख सकते हो, सारे चैलेंजेस है। अब ये तो आसान हो गया ना उतना ऊपर समझने के बाद। अब इसका सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप खुद सोचो यार कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इन्फोर्स करेगा, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को फॉस्टर करेगा, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इसको प्रोटेक्ट करेगा। मेजोरिटेरियन इंपल्सेस होते हैं उसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। और सोशल रिफॉर्म और जस्टिस तो होंगे। इतने सारे जजमेंट से आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट है इन सारी चीजों पे, देख लो, ठीक है। तो अब हम लोग का एक सेकेंड, अगर हम लोग को यहां तक अगर आ गए तो हम लोग को अगर हम लोग को वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। मतलब ये याद रखना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको ऊपर याद रहेगा। अगर आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है, सिंपल आप लिख सकते हो कि वे फॉरवर्ड में कि भाई क्लियर जुडिशियल आर्टिकुलेशन होना चाहिए, ब्रॉडर सोसाइटल एजुकेशन होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू सबके पास होना चाहिए, शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक डिस्कोर्स, ताकि लोग समझें कि क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेजुडिसेस को पीछे छोड़ना है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है कि भाई इंडिपेंडेंट हो, अकाउंटेबल हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रियलाइज कर पाए। आसान से पॉइंट्स है। आपको एक ये तो मतलब अगर कंक्लूजन आपको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको दिखा तो आपको ये याद रखना है कि ये एक्ट करता है गाइडिंग कंपास के तरह, ये आपको याद रखना है। Democratic governance toward justice, liberty, and equality. Its significance lies in transcending transient societal procedures to uphold enduring constitutional values. It is essential to realize India's transformative constitutional vision of a just, equitable, and inclusive society, जो कि ऊपर से ही आपने सारे पॉइंट्स को जोड़ के आपने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर वीडियो, जिसमें 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन तो आप इसी कॉन्सेप्ट से कर लोगे जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये सारे आप पढ़ के आप पढ़ने की कोशिश करना, आपको लग जाए कि हाँ ये तो डायरेक्ट हम इसी से हेल्प लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। तो आप जुडिशियल डिसीजंस आपके पास यहाँ पे 5 लैंडमार्क जजमेंट्स है, और आप ये क्वेश्चन आराम से 10 नंबर का आप 6 मार्क्स में, नीचे इतना कंटेंट है कि आप लिख सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन आया था 2025 में, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इज द फल्क्रम विच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन का सबसे मेन आपको अगर तर्क देखना है कि क्या हो सकता है, मीन्स ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखना और समझना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
पानी पी ले यार। तो हम लोग आते हैं अब इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर ये हम लोग को पहले अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फलक्रम विच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। हाई फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकता है? जुडिशरी, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, ये सारे हो सकते हैं। In view of the observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality with regard to judicial accountability। अभी हम लोग को क्वेश्चन जो समझ में आया इतना पढ़ने के बाद, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 250 वर्ड में लिखने हैं, तो मैं होता तो मैं क्या करता इस चीज में, मतलब अगर मुझे लिखना पड़े, अगर मैं मेंस मेरा क्वालिफाई होता और मुझे लिखने पड़े, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन तो आप समझ लेना, फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। फलक्रम का मतलब होता है बैलेंसिंग पॉइंट एक तरह का, इसका मतलब होता है बैलेंसिंग पॉइंट, या फिर ऐसे बोल सकते हो, केंद्र बोल सकते हो, ठीक है, ये होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरीके का बैलेंसिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जो कि बहुत एसेंशियल है। किस पे चेक रखने के लिए? हाई फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही सबसे ज्यादा पावर होता है, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है। अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करने आ जाए तो आपका बहुत कुछ वो मतलब ले सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके का बैलेंसिंग पॉइंट की तरह काम करता है। इसमें जो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, उन सब चीजों को लेके चलना ताकि एक बैलेंस बना रहे। अब उसी के कॉन्सेप्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हम लोग एक अच्छा सा डिफिनेशन दे देंगे कि एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉर द राइट्स, है ना। यहाँ लिख दिए, इतना तो आपको याद रहेगा। इट इज एन एथिक, इट इज द एथिकल फाउंडेशन दैट गाइड्स द एक्शन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड एक्ट्स एज अ चेक अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर। बेसिकली मोरालिटी तो एक तरीके का एथिकल फाउंडेशन ही है ना, जो सारे एक्शंस जो होते हैं दैट गाइड्स द एक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जो मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से, वो अथॉरिटीज हायर अथॉरिटीज है ना, तो उसको एक तरीके से गाइड करता है और उनके पावर को चेक करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे आराम से एक अच्छा सा हम लोग ये कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये सारे डिफिनेशंस है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक डिफिनेशन दे दिए। अब हम लोग को जुडिशियरी के साथ कंपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जुडिशियरी में कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, मस्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। यहाँ पे एक लाइन है कि भाई जुडिशियरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ लेटर कहते नहीं, एक स्पिरिट की तरह देखें, क्योंकि जो उसका इंपॉर्टेंट सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो ऊपर मैंने पढ़ाया था, ये सारे स्पिरिट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इसको अपहोल्ड करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स द जजेस रिमेन इम्पार्शियल, सही है, फेयर एंड अकाउंटेबल एंड अपहोल्डिंग द पब्लिक ट्रस्ट, ओके। अब हम लोग को एक यहाँ पे बैलेंसिंग वो दिखाना है कि कैसे ये एक तरीके का बैलेंस की तरह एक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फलक्रम। अब यहाँ पे एक साइड हम लोग लिख दिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एक साइड हम लोग लिख दिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ओके। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से इंश्योर करते हैं, ये तो चलो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? उनका सिक्योरिटी ऑफ टीनियर होता है, सैलरी और ये सारे में सिक्योरिटी होता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होता है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केशवानंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, केशवानंद भारती जजमेंट, इसमें अपील किया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया तो आर्टिकल 368 के मदद से पार्लियामेंट इसमें इसको नहीं टच कर सकता है। अब ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, तो अब इसको अपहेल्ड करेगा और इसको नल, मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसके अगेंस्ट किसी भी
लॉ जो पार्लियामेंट पास करता है उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। अब ये जुडिशरी को अकाउंटेबल कैसे ठहरा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, भाई एथिकल स्टैंडर्ड्स हो गए, इंश्योर करता है ना, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, मतलब उसके पास हाई इंटीग्रिटी होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करे। उसमें आरटीआई केस जो हुआ था 2019 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ने अपील किया था कि जुडिशियरी इज अंडर दी आरटीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। उसी तरीके से आप इन हाउस प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है, जजेस का, फॉर इंक्वायरी अगेंस्ट द जजेस, ensuring accountability while maintaining dignity of the office. Impeachment, वही अंडर का आर्टिकल 124 और 217, जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो ये सारी चीजें तो अकाउंटेबल ठहरा रही है ना जुडिशरी को। उसी तरीके से रीजन डिसीजन, ड्यूटी टू गिव द रीजन एंड फेयर जजमेंट एज इन स्टेट ऑफ उड़ीसा और डॉक्टर मिस बीना पनी दयाई। ठीक है, इतना ये नहीं याद रहेगा, आपको इतना याद रखना है कि ये सारी चीजें तुमको लिख के लाना है, ठीक है। ये तो नोट्स आप इतने कम समय में इतना कुछ लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई, ये किसी तरीके से इस दोनों को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि किस तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबल दोनों होना चाहिए। ये आपको मैंने इंडिपेंडेंस समझा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कैसे अकाउंटेबल है वो मैंने समझा दिया। अब अपन देख सकते हैं, अगर हमको टाइम है तो हम लोग चैलेंजेस लिख सकते हैं कि एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म may lead to overreach, ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी, नीड फॉर बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ, तो अभी हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें कि सिंपल है, जो ऊपर हमने देखा है उसी का कंक्लूजन है कि भाई ये एक तरीके का बैलेंस कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और अकाउंटेबिलिटी को, मतलब इंडिपेंडेंट भी हो और अकाउंटेबल भी हो जुडिशरी। तो ये एक तरीके का बैलेंसिंग तरीके का एक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि जुडिशरी फ्री तो है, while free from fear or favor, remain answerable to the constitution and the people, thereby strengthening democracy and public trust। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो रहा। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू आर्बिट्रेरीनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो और आपके पास पावर है तो वो आर्बिट्रेरी की तरफ जाएगा, उसका मर्जी है कि कहीं भी कुछ भी वो यूज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर करता है कि वो जो पावर है उसको रेस्पॉन्सिबल वे में यूज करे। सो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो कि हाँ, अभी तक ये मैं एक एक करके सारे कोशिश करूंगा जितने माइक्रो थीम से सारे के लगभग सब कुछ कवर करूं, पीवाईक्यू सब कवर करूं जितना हो पाएगा मेरे से। तो जैसे ये टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये GS4 में भी, एथिक्स में भी पूछा है। तो आपको अगर इतना बेसिक कंसेप्ट अगर ये आपको याद है, इतना अगर आपको याद है ये पेज आपको, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। आपको अगर ये जजमेंट्स याद है, अगर आपको ये सारे की डायमेंशंस याद है, तो आप ये कर सकते हो। मतलब विद इन दैट लिमिट ऑफ टाइम आप इतना लिख सकते हो कि नहीं, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।